जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर के बारे में हम प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं साइंस विषय के बारे में। आइए समझते हैं साइंस विषय के बारे में एक एक करके प्रश्नों की श्रृंखला। आज का टॉपिक है मात्रक और उनके प्रश्न पर है। सीरीज नंबर 1 शुरू हो रही बीपीएससी के लिए। आइए डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा कार का मात्रक है जूल है, न्यूटन है, वाट है या डाइन है। तो आप सभी लोग जानते हो कार का मात्रक क्या है, जूल है। क्या है कार का मात्रक, जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या दूरी की, क्या समय की, प्रकाश की या धारा की। आप सभी लोग जानते हो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ये दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है बल का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो आप सभी लोग जानते हो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं और अच्छे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। कह रहा एक सूची ए है, सूची 2 है। कह रहा तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 1 का 2, 1 का 1 ही होगा। तो आप सभी लोग जानते हो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 सारा चीज़ मिल रहा है। विकल्प नंबर सी इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बार हो रही है। कह रहा दूरी का मात्रक क्या है, तो आप दूरी का मात्रक सब लोग जानते हो। दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है, दूरी का जो मात्रक होता है वो आप सभी लोग देखिए, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। पहला नंबर क्लियर हो गया। बी का 2 जो इसमें है, ये तो तीसरे में, बाकी तो कोई गलत हो गया पहला और दूसरा। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी सी का 2 किस में है, सी का 2। तो सी का 2 अभी तो मिल ही नहीं रहा। सी का 2 1 का मतलब बी का 1 तो मिल रहा है, बी का 1 तो मिल रहा है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही है। एक मतलब जो विकल्प है बी का, तो प्रकाश वर्ष सदैव ये किसका मात्रक होता है, आप समझ लेते हो दूरी का मात्रक होता है, यानी सी। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक सबका विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। देखिए कुछ इसमें गलत लग रहा है, इसलिए किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा का मात्रक, ये सब के मात्रक जो होता है मोल होगा, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। तो इसमें थोड़ा सा विकल्प गलत दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सही मिल नहीं रहा तो आगे चलते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। कह रहा सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 का 4। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आपको पता है 3। कृत कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यानी 1 का 4 विकल्प नंबर डी में है, इसका विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, समझने का प्रयास कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, क्या अधिक वर्ष, प्रकाश वर्ष, चंद्रमाह या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है, विकल्प नंबर सी नहीं। आइए अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है, क्या दूरी की, प्रकाश की चमक की, या समय की, या चुंबकीय बल की। तो आप सभी लोग जानते हो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के सीरीज को। देखिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति को नापता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा जो समुद्री मील है वो नौ चालक की दूरी मापता है, दूरी की इकाई है, ये भी आपका विकल्प सही है। सेल्सियस जो होता है वो ताप नापता है, ना कि ऊष्मा, तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है लूमेन किसका मात्रक है,
क्या ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं लूमेन जो मात्रक है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक मात्रक ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स और वेबर। तो आप सभी लोग जानते हो ज्योति लक्स का मात्रक होता है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। आप सभी लोग जानते हो पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का। तो कैंडेला आप सभी लोग जानते हो ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। प्रश्न है जूल निम्नलिखित में से निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा का, बल का, दाब का या तापमान का। तो आप सभी लोग जानते हो जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? क्या 1969 में, 1971 में, 1983 में या 1991 में? जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई आप जानते हो 1971 में लागू की गई। कब को लागू की? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। कह रहा हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? क्या तरंग दैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की स्पर्शता या तरंगों की आवृत्ति? तो आवृत्ति का मात्रक हो, तरंगों की आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में समझते हैं और अच्छे तरीके से प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। कह रहा है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। देखिए विद्युत मात्रा की बात करेगा तो यहाँ पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अगर यहाँ विद्युत धारा की बात करता तो एम्पियर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ विद्युत की मात्रा यानी आवेश की बात कर रहा था, यहाँ कूलाम के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। कह रहा है विद्युत एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्या वाट है, डायोप्टर है या अपटर है या मीटर है? तो आप सभी लोग जानते हो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बी है, डायोप्टर होता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में रक्त या वायुदाब में कण। तो आप डेसिबल क्या नापा जाता है? वातावरण में ध्वनि की नापी जाती है। क्या नापी जाती है? ध्वनि मापा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में और समझने का प्रयास किया जाता है। कह रहा है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? क्या वोल्टेज, क्या करंट, क्या प्रतिरोध, क्या पावर? तो आप सभी लोग जानते हो ये वोल्टेज एम्पियर जो होते हैं करंट को नापती है। किसको नापती है? करंट को नापती है। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? क्या डाइन सेंटीमीटर, क्या न्यूटन सेंटीमीटर या न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो आप जानते हो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से किस या किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? क्या बल और दाब के, कार्य और ऊर्जा के, आवेग और संवेग के, भार और बल के? तो आप सभी लोग जानते हो किसके समान नहीं हैं? तो आप सभी लोग जानते हो बल और दाब के समान नहीं हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे 23 और 24 को। कह रहा एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी के, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो जो ये है ये किससे संबंधित है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए विकल्प का सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? क्या विकृत, गैसीय नियतांक, श्यानता गुणांक या प्लांक कांस्टेंट? तो जो विकृत राशि है वो कौन सी है? अविमीय राशि है। अविमीय राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान।
तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो ये द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं आप विकल्प, तो ये अदिश राशि ऊर्जा है। अगला 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? क्या संवेग, ताप, ऊर्जा और कार्य? तो कौन सी सदिश राशि है? तो आप जानते हो संवेग आपकी सदिश राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्या विस्थापन, वेग, बल, आयतन? तो आप सभी लोग जानते हो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है, आयतन सदिश राशि नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से सदिश राशि है? क्या वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई? तो आप सभी लोग जानते हो वेग इसकी सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान, आयतन, चाल, द्रव्यमान? तो व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, वो कौन सा है? द्रव्यमान है। कौन सा है? द्रव्यमान है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ज्ञात कीजिए। या पहला है या दूसरा है, कौन सा है त्वरण ज्ञात करने के लिए? तो आप सभी लोग जानते हो पहला विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीपीएससी में आया प्रश्न है, कह रहा पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि की प्राप्ति करते हैं? क्या वेग की, क्या त्वरण के, द्रव्यमान के या बल के? तो आप सभी लोग जानते हो बल द्रव्यमान की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं? द्रव्यमान की प्राप्ति करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्या ऊर्जा का, रैखिक समीकरण, कोणीय संवेग का या बल का? तो आप सभी लोग जानते हो कोणीय गति का प्रयोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 34 और 35 कह रहा एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है या अपरिवर्तित रहेगा? तो आप सभी लोग जानते हो क्या होगा? तो जानते हो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर खड़ी हो जाएगी तो। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं होगा? तो आप सभी लोग जानते हो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न नंबर 36 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? त्वरण दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। यदि वेग को दोगुना करोगे तो क्या करोगे? वेग को दोगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार अपरिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, या दोनों गलत है? तो दोनों सत्य है या गलत है? तो आप सभी लोग जानते हो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। इसका विकल्प नंबर 20 सही हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। कह रहा है किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम है, या न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय या तृतीय, या गैलीलियो का नियम। तो आप सभी लोग जानते हो न्यूटन का यह प्रथम नियम है, जब तक उस जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गणत्व का नियम भी कहते हैं इसे। क्लियर हो रहा होगा हमारे प्रश्नों की बात। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न कारण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बल के प्रभाव के उसमें स्वतंत्र होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है या शून्य होती है? तो आप सभी लोग जानते हो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या परिणाम बराबर होना और किंतु विपरीत कुंती दिशा समान होनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हो इसका विकल्प नंबर सी है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होना चाहिए, भी सी नंबर विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। कह रहा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती ही यह है न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो यह न्यूटन का तृतीय नियम है, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? क्या प्रथम, क्या द्वितीय, क्या तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो तृतीय नियम के द्वारा तैरना संभव है। अगला प्रश्न है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में समझते रहें। कह रहा कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है, गैलीलियो का है? तो आप सभी लोग जानते हो यह कथन न्यूटन का है। न्यूटन का है प्रथम नियम है। कह रहा बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से और क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बल के पहले नियम के द्वारा ही न्यूटन से परिभाषा आती है। बल की व्यंजक की बात करेगा तो द्वितीय नियम से इसकी व्यंजक निकलता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न यानी 45 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? गतिहीनता, जड़त्व या कुल या असक्रियता। तो आप सभी लोग जानते हो जिसका वो विरोध करता है वह होता है, तो आप जानते हो जड़त्व का इसका साफ साफ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो आप सभी लोग जानते हो यह पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। प्रश्न है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? क्या गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगा आरोपित बल के कारण, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के कारण, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण? तो आप सभी लोग जानते हो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कह रहा चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके द्वारा समझाया जा सकता है सापेक्षिक सिद्धांत, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का पहला नियम? तो आप सभी लोग जानते हो ये जो नियम है ये न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 49 के बारे में। कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो आप सभी लोग जानते हो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए प्रश्न नंबर 50 के बारे में बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं 50 और 51 के बारे में। ये आज की लास्ट प्रश्न है। कह रहा अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर देता है तो आरोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण या विराम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? तो आप सभी लोग जानते हो ये अचानक चलता है तो विराम जड़त्व का उदाहरण है। आज का लास्ट प्रश्न आपको कैसे रहा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके आंसर की हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर आप बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे कर पकड़ लेता है? क्योंकि बॉल को विराम स्थिति में आ जाती है, बॉल त्वरित स्थिति में रहती है। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो आप सभी लोग जानते हो बॉल को विराम स्थिति में आ जाती है इसलिए उसको पीछे करता है। तो आपको अगर इसका PDF चाहिए हो
तो आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर दें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। हम आपको बीपीएससी के जो 2.0 608 की वैकेंसी आ रही है उसमें हम आपको साइंस वर्ग, साइंस के सारे प्रश्न कराऊंगा एक एक करके टाइप वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री कराएंगे। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।